सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Dear students, today we will discuss about the functioning of Indian democracy and it is the 6th video of this chapter, part 6. Clear? Today we will discuss about the powers of the Lok Sabha, which is also called House of the People. क्लियर? लोकसभा की पावर्स क्या होती है, शक्तियां क्या क्या होती है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोला जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ लोकसभा. The first one is legislative powers. Clear? According to the Indian Constitution, both the houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, have the similar powers in accordance with the law making. Clear? Law making के लिए दोनों ही houses की powers similar है हमारे Constitution के according. But basically actually the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. लेकिन वास्तव में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है किसके बजाय? राज्यसभा के बजाय. क्योंकि लोकसभा में कुछ स्पेशल बिल्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और सबसे पहले लोकसभा में ही उनको सैंक्शन किया जाता है. इसलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल है. बट लॉ मेकिंग में दोनों ही हाउसेस से सैंक्शन होना किसी बिल का बहुत जरूरी है, तभी वो क्या बन पाएगा? लॉ बन पाएगा. इज दैट क्लियर? सो इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ लोकसभा, द लॉ मेकिंग, लॉ फ्रेमिंग, क्लियर, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल एंड सम इंपॉर्टेंट बिल्स आर firstly only presented in the Lok Sabha. That is why Lok Sabha is more powerful in terms of legislative powers. Is that clear? Next one is financial powers. Clear? लोक सभा के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती है जो कि राज्यसभा के पास नहीं होती है. जो मनी बिल्स होते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में ही प्रेजेंट किए जाते हैं. लोकसभा में सैंक्शन होना ही जरूरी होता है. क्लियर? राज्यसभा को 14 डेज, विद इन 14 डेज, हालांकि जो मनी बिल्स है वो राज्यसभा में भी सेंड किए जाते हैं. आफ्टर पासिंग द बिल इज सेंड टू द राज्यसभा. बट राज्यसभा को उस बिल के ऊपर डेलिब्रेशन करने के बाद उसको 14 विद इन 14 डेज सैंक्शन करना जरूरी होता है. यानी कि राज्यसभा डेलिब्रेशन कर सकती है लेकिन उस बिल को रोक नहीं सकती है, उस बिल को सैंक्शन करने से मना नहीं कर सकती है. 14 डेज का टाइम पीरियड है. विद इन 14 डेज राज्यसभा को उस बिल को सैंक्शन करके प्रेसिडेंट के पास भेजना ही होता है. ये कंपल्शन. तो इसलिए फाइनेंशियल पावर्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पावर्स भी ज्यादा लोकसभा के पास होती है क्योंकि मनी बिल डायरेक्टली लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? और लोकसभा अगर एक बार उसको पास कर देती, अगर मनी बिल एक बार लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा उस बिल को रोक नहीं सकती. क्लियर? ये कंपल्शन है राज्यसभा का कि विद इन 14 डेज उसको सैंक्शन करके सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है. क्लियर? सो फाइनेंशियल पावर्स में ज्यादा पावरफुल है लोकसभा. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. Clear? The Council of Ministers, Prime Minister and all the executive officers are working until they have confidence in the House. Clear? तब तक काम कर सकते हैं, तब तक इनके पास पावर्स है जब तक लोकसभा में इनके पास बहुमत है. अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके अगेंस्ट पास हो जाता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है, अपना इस्तीफा देना होता है. क्लियर? तो
लोकसभा कंट्रोल स्टेब्लिश करती है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। I already told you in parliamentary system, executive is responsible to the legislature. Executive जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। क्लियर? इसलिए टाइम टाइम पर जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो क्वेश्चंस रेज करके, क्वेश्चंस उठा के बार बार अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करते हैं, लोकसभा का कंट्रोल स्टेब्लिश करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और स्कीम्स होते हैं, उन सभी प्रोग्राम्स और स्कीम्स के ऊपर डेलिब्रेशन होता है लोकसभा में। जो अपोजिशन होता है या अपोजिशन पार्टी होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो कि लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, क्लियर, वो क्वेश्चंस रेज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत डिसीजन लिया है, रॉन्ग डिसीजन लिया है, या कोई प्रोग्राम्स प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं किए गए, या किसी तरह का करप्शन हुआ है, या किसी तरह का स्कैम हुआ है, तो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं लोकसभा में। क्लियर? उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इज दैट क्लियर? सो इट इज द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। थर्ड पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों के ही पास ये पावर होती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, वी डिस्कस्ड व्हेन वी वर स्टडीइंग द चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो वर्ड ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इन टू वर्ड्स को हमारे प्रिम्बल में इन्वॉल्व किया गया, दो वर्ड्स को, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को। क्लियर? और ये अमेंडमेंट किसके थ्रू किया गया? दोनों हाउसेस के थ्रू। क्लियर? लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि इसी 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, इसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी शामिल किया गया था। तो ये अमेंडमेंट्स किसने किए थे? इन्हीं टू हाउसेस ने, लेजिस्लेचर के, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इन्हीं दोनों हाउसेस के पास ये पावर होती है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है दोनों ही हाउसेस को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन न होकर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन इट मींस जिस किसी इलेक्शन में देश की जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, यानी कि देश की जनता चुने कि कौन किस पोस्ट पे रहेगा, उन इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। और ऐसे इलेक्शंस जिनमें देश की जनता डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज न करके, डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट न करके, उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जिनको जनता ने चुना है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो ऐसे इलेक्शंस को इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोला जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें 3 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? फर्स्ट हाउस ऑफ द पीपल, सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया के, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, क्लियर, यानी कि members of House of the People, members of Council of States and members of all the state legislative assemblies। क्लियर? ये सभी मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, यानी कि इनका एक ग्रुप बनता है। जो हाउस ऑफ द पीपल के मेंबर्स होते हैं उनके वोट के स्कोर्स डिफरेंट होते हैं और इन्हीं के सिमिलर स्कोर्स होते हैं किसके? राज्यसभा के मेंबर्स के। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनके स्कोर्स जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है उनके मेंबर्स के स्कोर से कम होते हैं।
और इस तरीके से वोटिंग होती है और फाइनली जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा इस इलेक्टोरल कॉलेज में से सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल द रिसेंट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर रामनाथ कोविंद, ऑनरेबल मिस्टर रामनाथ कोविंद। ध्यान रखना प्रेसिडेंट के नाम के आगे हमेशा ऑनरेबल लगाया जाना जरूरी है। ऑनरेबल मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? और वो जिस व्यक्ति को चुनते हैं वही व्यक्ति देश का वाइस प्रेसिडेंट बनता है और हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, यानी कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मींस सभापति। क्लियर? सो election of the president and vice president is the duty of legislature, and the last one is forum of people's views. Clear? लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन। क्यों बोला जाता है लोकसभा को लोकसभा और क्यों लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है? क्योंकि इस सदन में, इस हाउस में वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मेंबर्स होते हैं जिनको लोगों ने डायरेक्टली चुना है। क्लियर? इसलिए लोकसभा में जब डेलिब्रेशन होता है, जब विचार मंथन होता है, वाद विवाद होता है, जब भी क्वेश्चंस रेस किए जाते हैं, चाहे किसी भी मेंबर के द्वारा रेस किए जाएं, जो भी क्वेश्चंस लोकसभा में उनके मेंबर्स के द्वारा उठाए जाते हैं, जनहित के जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उन सभी मुद्दों को लोगों की आवाज माना जाता है। क्या माना जाता है? कि ये मुद्दे उनके पर्सनल नहीं है, ये लोगों के मुद्दे हैं। जिन भी टॉपिक्स पर बात हो रही है ये टॉपिक्स लोगों के हित के हैं, इसमें नेशन का इंटरेस्ट है, लोक हित है। क्लियर? पूरे देश का हित है। तो इसलिए लोकसभा में जो भी क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं उन क्वेश्चंस को जनता की आवाज माना जाता है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्वेश्चंस रेस करते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को देश की जनता ने डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चूज किया है। इसलिए लोकसभा को क्या बोला जाता है? फोरम ऑफ पीपल्स व्यूज, यानी कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं। क्लियर? लोग किसी भी नीति के ऊपर, स्कीम के ऊपर उनका क्या मानना है। क्लियर? इन सभी को किस तरीके से जज किया जाता है? हाउस ऑफ द पीपल के थ्रू जज किया जाता है। उसमें जो क्वेश्चंस रेस किए जाते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, जो जवाब दिए जाते हैं, उन सभी जवाबों को, क्वेश्चंस को जनता की आवाज माना जाता है। इज दैट क्लियर? इन वर्क्स के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य भी होते हैं, मिसलेनियस वर्क भी होते हैं लोकसभा के। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिसलेनियस फंक्शंस ऑफ लोकसभा। मिसलेनियस मींस अतिरिक्त, फंक्शंस मींस कार्य। क्लियर? जिन 6 फंक्शंस की बात हमने की, उनके अलावा कुछ और कार्य होते हैं, कुछ और फंक्शंस होते हैं लोकसभा के। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। लोकसभा कैन ब्रिंग मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए, अपना टेन्योर कंप्लीट करने से पहले। क्लियर? प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको मोशन ऑफ इंपीचमेंट बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है। क्लियर? तो लोकसभा मोशन ऑफ इंपीचमेंट लेके आ सकती है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है उनके टेन्योर के कंप्लीट होने के पहले। क्लियर? एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम मोशन ऑफ इंपीचमेंट बोलते हैं। तो लोकसभा मोशन ऑफ इंपीचमेंट लेके आ सकती है, यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन में लेकर आ सकती है, जिससे कि
लास्ट में अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा से तो फिर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और वहां से भी अगर पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इट कैन डिस्कस द प्रपोजल्स पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए अगर प्रपोजल पास कर दिया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा, तो इस प्रपोजल को डिस्कस करने का अधिकार लोकसभा के पास होता है कि वो इस प्रपोजल के ऊपर डेलिब्रेशंस करवाए हाउस के अंदर, सदन के अंदर वाद विवाद हो सकता है, विचार मंथन हो सकता है। क्लियर। और अगर लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रपोजल को सदन से हाउस से पास नहीं करती है या इसके अगेंस्ट वोटिंग होती है, तो प्रेसिडेंट को उनकी वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लियर। इट मींस मान लीजिए एज यू नो कि राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अगर उनके बारे में कोई नाराजगी अगर होगी तो वो किस हाउस में होगी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होगी। इसलिए नॉर्मली जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रपोजल है वो सबसे पहले कहां से उसकी शुरुआत होती है? काउंसिल ऑफ स्टेट से ही होती है, क्योंकि उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वहां से शुरुआत होती है। और वहां अगर उनको रिमूव करने के लिए प्रपोजल पास कर दिया गया है तो फिर वो प्रपोजल कहां आता है? लोकसभा में आता है, और लोकसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो उस प्रपोजल के ऊपर डेलिब्रेशंस करवाए, उस प्रपोजल को फिर से स्टडी करे, देखे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी भी एक्यूज में अगर गिल्टी पाए जाते हैं और अगर लोकसभा से वो प्रपोजल पास हो जाता है, राज्यसभा से तो पास होके आया है ये लोकसभा में, अगर लोकसभा में भी पास हो जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। और अगर राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में पास नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर एज इट इज बने रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इट कैन डिस्कस द प्रपोजल्स फॉर इंपीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। क्लियर। जिस तरीके से प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए मोशन ऑफ इंपीचमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार यही मोशन ऑफ इंपीचमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर। यानी कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहे वो चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जजेस हो, क्लियर, दोनों को ही रिमूव करने के लिए सेम प्रोसीजर यूज किया जाता है, मोशन ऑफ इंपीचमेंट। और मोशन ऑफ इंपीचमेंट अगर राज्यसभा से पास हो चुका है, काउंसिल ऑफ स्टेट से पास हो चुका है, लोकसभा में उसको डिस्कस करने का अधिकार होता है लोकसभा के पास कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट जो मोशन ऑफ इंपीचमेंट लाया जाता है उसके ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं, डेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इट इज नेसेसरी फॉर द लोकसभा टू कंफर्म द इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इन 1 मंथ एंड इफ लोकसभा सैंक्शन नहीं देती इमरजेंसी को 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अगर लोकसभा प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई इमरजेंसी को सैंक्शन नहीं करती है, मंजूरी नहीं देती है, तो 1 महीने के बाद ये प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? नलिफाई हो जाएगा, अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। यानी कि 1 महीने बाद अपने आप ही इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब लोकसभा 1 महीने के अंदर अपना सैंक्शन नहीं देती है, तब उस केस यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। इट्स ट्रू, इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आकर बोले कि द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल नाउ एंड वी हैव टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। जब इस तरह की सलाह दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं यानी कि प्रोक्लेमेशन करते हैं इमरजेंसी डिक्लेरेशन का, यानी कि घोषणा करते हैं। प्रोक्लेमेशन मींस घोषणा करना। जब वो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उस दिन से लगाकर 1 महीने के अंदर अप्रूवल लोकसभा से लेना होता है प्रेसिडेंट को। यानी कि प्रेसिडेंट का जो रिजोल्यूशन है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का, विद इन 1 मंथ उसको लोकसभा से अप्रूवल मिलना चाहिए, सैंक्शन मिलना चाहिए। अगर सैंक्शन नहीं मिलता है विद इन 1 मंथ, देन आफ्टर 1 मंथ सच टाइप ऑफ प्रोक्लेमेशन विल बी
ऑलरेडी नलिफाइड, यानी कि अपने आप ही स्वतः ही इस तरह की घोषणा खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी. So these are the miscellaneous work of Lok Sabha, and today we discussed about the powers of Lok Sabha. What are the powers that Lok Sabha possesses? Studied properly, clear, read the chapter properly, and if you possess any doubt, then you can contact me anytime. Dear students, that's it for today. For more videos, keep watching our YouTube channel. Thank you very much for listening to me.